प्रेपरेशन हुआ है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। पूरे 100 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा एंड दिस एनालिसिस इज बीइंग डन ऑन द पार्ट ऑफ वाइजूराम which is one of the finest civil service exam preparation academy in Odisha. सो वाइजूराम अकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं। अगर एक सिंगल वीडियो में इन सब का एनालिसिस किया जाएगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट इवेपोरेट होने का खतरा हो सकता है। सो वी विल इंश्योर कि 25 क्वेश्चंस के 4 सेट में सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाए। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें कि या वाइजूराम अकेडमी का ओपिनियन जानना चाहें कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर कैसा था, तो पेपर मेरी समझ से बहुत ही इजी था। मेनली इसमें वो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जो कि एक आम आदमी जो कि शिक्षित है, एजुकेटेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, उस सिटीजन से, उस कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इस तरीके के इंफॉर्मेशन हो। कोई आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत ही परसिवरेंस के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ पिछले 4, 5, 6 महीनों में अगर अच्छा खासा प्रिपरेशन किया है तो ये क्वेश्चन सेट उसके लिए केक वॉक होगा। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं एंड हियर इज द पार्ट 1। The first question comes, Insurance Regulatory and Development Authority is which type of body? जो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा से क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं और स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं। जो बेसिक डिफरेंस स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का है वो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को संविधान का निर्माण करते समय लिखा गया था, ये मेंशन किया गया था कि ये बॉडीज जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और संविधान का प्रारूप तैयार करते समय उन्हें स्टैब्लिश किया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब ये है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको समय और आवश्यकता के अनुसार भारतीय संविधान ने बनाया, भारतीय पार्लियामेंट ने पारित किया अलग अलग बिल्स को लाके। सो स्टैट्यूटरी बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें यहाँ पे रोल ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोल दिया गया है, विच इज द रोल ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट of and ensure that the treatment to insurance policy holders, so mainly ये insurance policy holders के हक की बात करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को डिफेंड करता है और इंश्योर करता है कि कहीं भी कोई चीटिंग और फ्रॉड का इंसिडेंट ना हो। दूसरी चीज यहाँ फंक्शंस ऑफ IRDA, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, मेंटेन स्पीडी ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कोरोना पैंडेमिक के बैकग्राउंड में इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होकर उभरी है। पोस्ट पैंडेमिक बहुत से ऐसे डिजीजेस हैं जो इमर्ज होने वाले हैं। इस कंडीशन में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है इंडियन इकोनॉमी में। सो दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये है फंक्शंस ऑफ IRDA। हैव अ लुक एट इट और आपको एक अच्छा खासा गाइडेंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। The second question is, deforestation is not a direct cause of loss of biodiversity, topsoil erosion, global climate change or species invasion. Deforestation से loss of biodiversity होता है, टॉप सॉइल इरोजन होता है क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को थाम के रखती हैं, उनको बांध के रखती हैं और अगर आप इन पेड़ों को काट देंगे तो ये मिट्टी बारिश में बह जाएगा और क्या होगा, टॉप सॉइल इरोड हो जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्योंकि फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये सब नहीं है तो ये सारे तीनों चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं डिफॉरेस्टेशन से, बट स्पीशीज इन्वेजन का डिफॉरेस्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये इमेज मैंने ऐड किया है फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा में अगर आप देखेंगे तो बर्मीज पाइथन और एशियन पाइथन का कहर बरस रहा है। हर गली में, हर घर में आपको 2, 4, 10 पाइथन्स आपको ऐसे दिख जाएंगे। दे आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड एंड दे आर एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ नेटिव स्पीशीज। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेते हैं, जिससे वहां के लोकल पॉपुलेशन जो है स्पीशीज का वो ड्विंडल होने लगता है या वाइप आउट हो जाता है। ये भी आपके एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एक एग्जाम्पल है। ये सीप जो अभी गोवा और जादवपुर यूनिवर्सिटी में पाया गया है, बहुत ही तेजी से ये ग्रो कर रहा है। ये आप देख रहे हैं सीपी है, मोलस्क है और दे आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज इन्वेजन।
इस एलियन स्पीशीज इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट होता है? दे compete with the local native species, grazing, predation, parasitism, hybridization, biofouling, poisoning, flammability, आउटकम एंड इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, वो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है. काइंडली हैव अ लुक एट इट. ये इन्वायरमेंटली कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं और सोशियो इकोनॉमिकली कैसे इम्पैक्ट करते हैं. ये एग्रीकल्चर को डैमेज करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं और टूरिज्म को इम्पैक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली. सो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको वाइजूराम अकेडमी की तरफ से ऐड करके दिया जा रहा है ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर न जाने. यू मस्ट नो अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड द आंसर इन अ डिटेल्ड मैनर. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ये कुछ आपका एग्जांपल है कि किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का एंट्रेंस होता है. The third question is the succession where community increases its diversity and complexity is called primary succession. No, primary succession में कहीं भी कोई competition नहीं होता है. Progressive succession, retrogressive succession यानी reverse succession इसमें भी कुछ नहीं होता है. Denuded succession इसमें भी कोई competition नहीं होता है, इसमें कोई diversity नहीं बढ़ती, इसमें कोई complexity नहीं होती है. Progressive succession में आपका diversity और complexity दोनों बढ़ता है. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, ये आपका प्राइमरी सक्सेशन है, ये सक्सेशन है. सक्सेशन का मतलब क्या होता है? द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कम्युनिटी ओवर टाइम. यहाँ पे आपने छोटी छोटी झाड़ियां देखी हैं, छोटे छोटे पौधे देखे हैं, फिर इनका ग्रोथ होता है. ये प्राइमरी सक्सेशन है. धीरे धीरे ये सेकेंडरी और टर्शियरी सक्सेशन की तरफ ग्रो करता हुआ दिख रहा है. इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, घास हैं, पौधे हैं, ये कुछ झाड़ियां हैं. उसके बाद से मुलायम लकड़ियों वाले सॉफ्टवुड ट्रीज ग्रो करना शुरू करते हैं और उसके बाद से हार्डवुड ट्रीज ग्रो होने लगते हैं. तो ये एक प्रोग्रेसिव सक्सेशन है जिसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी, प्लांट स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्पीशीज सक्सेशन. नाउ व्हाट इकोलॉजिकल चेंज रिजल्ट फ्रॉम प्लांट सक्सेशन? नाउ पहले इसमें पूछा गया है कि प्लांट सक्सेशन में क्या चेंजेस आते हैं. पहले आप अगर देखेंगे तो इनिशियल स्टेज पे एनुअल प्लांट्स होते हैं, झाड़ियां होती हैं, श्रब्स होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये सॉफ्टवुड से हार्डवुड में कन्वर्ट होते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव सक्सेशन. तो इस एग्जाम्पल को आप पढ़िएगा, क्या क्या चेंजेस होते हैं जब आप प्राइमरी सक्सेशन से सेकेंडरी और टर्शियरी सक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं. इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्रोग्रेसिव सक्सेशन. ये एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से सक्सेशन होता है. आगे चलते हैं. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इज अ मेजर ऑफ वाटर नाइट्रेट लेवल, नो. वाटर फॉस्फेट लेवल, नो. वाटर ऑर्गेनिक लोड एंड वाटर पेस्टिसाइड लोड. वाटर पेस्टिसाइड लोड के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं देखा जाता है. मतलब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं. बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसको भी ऑप्शन के तौर पे चूज किया है. मेरा ऑप्शन ये है. इन दोनों में एक बहुत कंफ्यूजन है. अगर देखा जाए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि एक वाटर में ऑर्गेनिक लोड कितना है, एक वाटर में जो है वो मिक्सचर कितना है, ऑर्गेनिक लोड कितना है, उस वाटर में एक्वाटिक लाइफ सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, या उस वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है. इस बात का पता लगाना जरूरी है क्योंकि अगर वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव नहीं करेगा. जैसे अभी दिल्ली में यह हादसा हुआ था कि यमुना का पानी बहुत पॉल्यूट हो चुका था और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल नीचे आ चुका था, जिसके चलते यमुना में फिश लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था दिल्ली के आसपास के एरियाज में. सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल एग्जाम्पल और डेफिनेशन दिया हुआ है. आप इसको पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी. एक बार देखिए, इस तरीके के पानी में जब देखेंगे तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी डिप्लीट हो चुका होगा और एक्वाटिक लाइफ्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये दिल्ली का ही यमुना नदी के किनारे का एग्जाम्पल है. रेजिंग अ स्टिंक, 16 of the 30 drains joining Yamuna don't meet water quality standard for biochemical oxygen demand.
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखिए यहाँ पे, ये मेनली क्या है, इसमें ऑर्गेनिक लोड को देखा जाता है कि ऑर्गेनिक और पॉल्यूटेंट लोड्स के चलते ऑक्सीजन का कितना अमाउंट डिप्लीट हो चुका है वाटर सोर्सेज में। यहाँ पे बहुत सी जगह पे कंफ्यूजन है, ये वाटर ऑर्गेनिक लोड को लेके, वाटर पेस्टिसाइड को लेके। मैंने वाटर ऑर्गेनिक लोड को लिया है क्योंकि पेस्टिसाइड का कोई सेंस नहीं बनता। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था। यहाँ पे नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट मतलब हाइड्रोकार्बन, SOx, NOx और पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट। ये क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे उन्होंने पॉल्यूटेंट के तौर पे नोट तो किया है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि नेचुरल एंड सिंथेटिक नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, और इसको इस ओरिएंटेशन के साथ सॉल्व नहीं किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे आपको दिया गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट और यहां पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में CO, CO2, SO2, NO, NO2 के बारे में दिया गया है। मोस्ट हाइड्रोकार्बन्स, मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है, ये आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हुए। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या होता है कि जब सनलाइट के साथ, सनलाइट और एनवायरनमेंट में जब इन सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट का एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, तब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का जन्म होता है। और ये रहा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड कि क्या इसमें से कौन सा है जो नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट में नहीं आता। ये तीनों नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट में आते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जैसे ही एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, ये पॉल्यूटेंट के तौर पे ही रिलीज होते हैं, और बाद में जब इनका सनलाइट और एनवायरमेंटल सनलाइट के प्रेजेंट में जब इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज इट। प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। प्लीज हैव अ लुक एट इट और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। पेरोक्सिल नाइट्रेट इज अ नाइट्रेट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट होता है। दिस इज थर्मली unstable and decomposes into peroxyethanoyl radicals and nitrogen dioxide gases। ये क्या करता है? ये लंग्स और आइस को इरिटेट करता है। आगे चलते हैं। XC2 कन्वर्जन में क्या क्या आता है? नेशनल पार्क। XC2 का मतलब ये है, मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये एक छोटा सा और प्लॉट लिया है आपने, आपको आपके घर से निकाल के क्या XC2 का मतलब ये है, ये हुआ C2 इन द सेंस यू आर सिटिंग हियर, ये आपका घर है, ये आपका रेजिडेंस है। XC2 का मतलब क्या है? यहां पे आपको लाया गया। X मतलब बाहर कर दिया गया आपको, X मतलब आपके नेचुरल इन्वायरमेंट से आपको बाहर किया जा रहा है, C2 मतलब आपको सिट किया गया, यहाँ पे बसाया गया है। XC2 का मतलब यह है कि आपके नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर। नेशनल पार्क में नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, बट बोटानिकल गार्डन्स जो है ये एग्जांपल है XC2 कंजर्वेशन के। इन सिटू का मतलब नेचुरल होम और XC2 का मतलब आर्टिफिशियल होम है। XC2 में सीड बैंक्स हैं, जू है और बोटानिकल गार्डन है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मैंने यहाँ पे एक दूसरा इन्फोग्राफिक ऐड किया है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड XC2 कंजर्वेशन। काइंडली हैव अ लुक एट इट और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। Now, the database generated by ENVIS is used for management of biodiversity, freshwater recharge, ocean temperature, popular growth. Mainly biodiversity के लिए यूज किया जाता है और बायोडाइवर्सिटी के दायरे में ये सब कुछ आ जाते हैं, ओशन टेम्परेचर नहीं, बायोडाइवर्सिटी। सो एनविस को अगर आप देखेंगे, ये एनविस यानी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनविस रिसोर्स पार्टनर ऑन बायोडाइवर्सिटी। और ये देखिए, ये आपका hosted by Botanical Survey of India, कोलकाता वेस्ट बंगाल, स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हर स्टेट का अपना एनविस पोर्टल है, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे हर एक स्टेट अपने एरिया में अवेलेबल फ्लोरा, फाउना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिटेल डेटाबेस अपडेट करता है एनविस पोर्टल पे। तो एनविस पोर्टल क्या है? ये जनरेट करता है बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। CBD is expanded at Convention on Biodiversity, Convention on Biodiversity, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, Convention of Biodiversity, Conservation of Biological Diversity, Center of Biological Diversity, no center, no, Convention on Biological Diversity. देख लीजिए, Convention on Biological Diversity, Safeguarding Life on Earth, 25 years have been completed.
नाउ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आपके जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा गया है कि आप कितनी सतर्कता के साथ पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। सुंदरबन में राइनोज मिलते हैं क्या? सुंदरबन डेल्टा में राइनोज मिलते हैं या काजीरंगा में? बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को लाइटली लिया, उन्हें ये लगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये आपके अलर्टनेस और अवेयरनेस का भी एग्जामिनेशन है। सुंदरबन राइनोसोरस नो, सुंदरबन इज फेमस फॉर टाइगर्स। काजीरंगा लायन नो, लायन इंडिया में गिर नेशनल पार्क में ही मिलेंगे आपको, काजीरंगा में आपको राइनोज मिलेंगे। भरतपुर में टाइगर्स आई डोंट थिंक सो। बालूखंडा में ब्लैक बक आपको मिलेगा। ब्लैक बक क्या है? ब्लैक बक इसे कहते हैं डियर स्पीशीज को, और ये सलमान खान का इनसे बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है। काइंडली हैव अ लुक एट इट। बालूखंडा कोणार्क सेंचुरी में देखेंगे, ये आपका कोणार्क सेंचुरी बालूखंडा, पूरा मैंने डिटेल मैप आपको दिया हुआ है। ये रहा जगन्नाथपुरी और ये रहा बालूखंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैप देख लीजिए। भितरकनिका सेंचुरी एंड नेशनल पार्क गहिरमाथा मरीन सेंचुरी, इसको भी यहाँ पे देखेंगे। ये धामरा पोर्ट है, ये रहा भितरकनिका नेशनल पार्क भितरकनिका, ठीक है। ये सारा मैप आप देखिए, ये ओडिशा से रिलेटेड है। और ये रहा ब्लैक बक, और बालूखंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज रिलेटेड टू ब्लैक बक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी अ कॉज ऑफ राइज इन सी लेवल? ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से क्या सी लेवल राइज होगा? नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। मॉनसून रेन से क्या सी लेवल राइज होगा? मॉनसून रेन इज अ कॉमन फिनोमिना, और बेसिकली कुछ स्टेट्स में बाढ़ आ जाता है, बट सी लेवल राइज में इंपैक्ट डायरेक्टली इतना नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगा तो सी लेवल राइज नहीं होगा, बहुत से कॉन्टिनेंट रिप्ड अपार्ट हो जाएंगे, बहुत से कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगा तो। लेकिन मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, हमारे आइस कैप में अंटार्कटिका आर्कटिक में बहुत से ग्लेशियर्स हैं जो मिलियंस एंड बिलियंस टन्स ऑफ आइस को कंसोलिडेट करके रखे हुए हैं। अगर वो रिलीज होंगे, अगर वो मेल्ट होने लगेंगे, तो ग्लोबल सी राइज बढ़ता चला जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे है मिल्न आइस शेल्फ, जो आपको ग्रीनलैंड के पास दिखेगा। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 1 साल पहले, ये मिल्न आइस शेल्फ ब्रेक अपार्ट हो गया और ये पानी में गिर गया। आई मीन इट इज मेल्टिंग, इट हैज ऑलरेडी मेल्टेड। तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो है सी लेवल राइज बढ़ेगा। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आगे आप देखेंगे द सोलर एनर्जी इज, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। प्राइमरली अगर देखा जाए प्रीमा फेसी तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी अपीयर होता है, बट द बिगर क्वेश्चन इज क्या ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है? क्वेश्चन है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, एग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स है। ये एनर्जी सोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो एनर्जी का मतलब क्या है? हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी इकोनॉमी में क्या हमने सोलर एनर्जी को इतना प्रमोट किया है? हमने कन्वेंशनल एनर्जी के तौर पे जो हमने क्या यूज किया है? कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को हमने यूज किया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को यूज किया है, बट सोलर एनर्जी को इज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। एक एग्जांपल देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल सोर्सेस कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड, स्ट्रॉ एंड ड्राइड डंग, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, और ये कमर्शियल तौर पे हम कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में बायो, सोलर, विंड, टाइडल, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। ये देखिए, ये हुआ बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट आई एम श्योर कि बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। एक बार और देखते हैं, बैट्स यूज डैश 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 टू नेविगेट एंड इन फूड। क्या है? रेजोनेंस नो, मैग्नेटो रिसेप्शन नो, इलेक्ट्रो रिसेप्शन नो, इको लोकेशन यस इट इज। इको लोकेशन को देखिएगा, बैट्स, डॉल्फिन्स और ये आपके न्यूक्लियर सबमरीन, ये तीनों इको लोकेशन का यूज करते हैं। पहले ये एक इको लोकेशन एक साउंड जनरेट करते हैं और ये एक ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस लौटता है और इससे बैट्स अपने शिकार का लोकेशन पता करते हैं। द सेम गोज विद डॉल्फिन्स एंड मेनी एक्वाटिक एनिमल्स सच एज व्हेल्स एंड ऑन द सेम प्रिंसिपल हमारे जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। इकोलोकेटिंग एनिमल्स डॉल्फिन्स हैं, व्हेल्स हैं, बैट्स हैं, और आई एम श्योर कि ये बहुत ही खूबसूरत लगा होगा आपको जो कंटेंट वाइजूराम एकेडमी ने आपके लिए प्रेजेंट किया है। आगे चलते हैं।
न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन कोरोना वायरसेस, क्या ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है और क्रोमैटिन है। तो ये जनरली इस इन्फोग्राफिक को देखिएगा, इसमें CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, RNAs के बारे में दिया हुआ है, और टाइम थोड़ा सा कम है। आई हैव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट न्यूक्लिक एसिड। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है राइबोन्यूक्लिक एसिड। टेलीविजन सिग्नल्स आर frequency modulated, amplitude modulated, both frequency and amplitude modulated और phase modulated। इन चारों में टेलीविजन सिग्नल्स क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, टेलीविजन की जब बात आती है तो हमें वॉइस भी मिलता है और इमेज भी देखने को मिलता है जनरली। सो अगर टेलीविजन की बात बोले सो इट्स बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। यहाँ पे हाउ थिंग्स वर्क टेलीविजन सिग्नल्स को देख लीजिएगा। हालांकि इसमें बहुत कुछ क्लियर नहीं होगा, बट मैंने एक अच्छा सा इमेज बनाया है, फन इमेज बनाया है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जब दोनों साथ में काम करते हैं तो आप टेलीविजन पे वॉइस के साथ साथ विजुअल्स भी देख पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टेलीविजन सिग्नल्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर question number 15. Electrical energy is converted into mechanical energy by dynamo, microphone, electric motor और heater। बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय डायनामो चूज किया है। माइक्रोफोन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ नहीं, ये बैटरी ऑपरेटेड हो सकता है। सो इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है हीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीटर में आपको लगता है कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर पे ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये सप्लाई होती है आपके मोटर के पीछे। कूलर में जो मोटर लगा होता है, पंखे में जो मोटर लगा होता है, और ये क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे मशीन चलना शुरू करती है और ये पंखी घूमने लगती है। द सेम हियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक मोटर इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और तब हम गर्मी में अपने पसीनों को पंखे के नीचे बैठ के सुखाते हैं, आराम करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय दिस मैकेनिज्म। हैव अ लुक एट इट। ये आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, काइंडली हैव अ लुक एट इट। नाउ 1 light year is the distance traveled by light in free space in 1 year. The light emitted by, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, the light emitted by sun in 1 year। No, 1 light year का मतलब क्या है? एक फ्री स्पेस में सूरज से निकलने वाली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 year, लाइट एक साल में कितने मतलब कितना ट्रैवल कर सकता है अगर अनऑब्स्ट्रक्टेड? The time taken by light to travel from sun to earth, no. Intensity of light emitted by sun in 1 year, नहीं, इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। ये लाइट ईयर के बारे में पूछा गया है, सन से अर्थ तक आने वाली रेस के बारे में नहीं पूछा गया है। लाइट इमिटेड बाय सन ये भी नहीं पूछा गया है। स्टेटमेंट्स बहुत ही इजी हैं, बट स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पेपर में क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट दे आर बेसिकली ट्रैप क्वेश्चन, उसमें फंसने के बहुत चांसेस हैं। एक बार देख लीजिए, व्हाट इज अ लाइट ईयर? द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर इज 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। अ लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। It's a unit of distance। टीम समझने की कोशिश कीजिए। Light year is not a unit of time, it is a unit of distance। It is used to measure distance in space। 1 light year is equivalent to the distance that light travels in 1 year। एक फ्री एटमॉस्फेयर में लाइट जो है वो फ्री स्पेस में एक साल में कितना ट्रैवल करता है, that is all about the 1 light year definition। तो ये रहा आपका, एक बार देखिएगा, ये कुछ इमेजेस ऐड किए हैं वाइजराम अकेडमी ने, और आई एम श्योर आप बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉज्ड व्हेन अ पर्सन इज देयर एट हायर एल्टीट्यूड्स वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, लोअर एल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, नॉर्मल एल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, नो इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। नहीं, एल्टीट्यूड का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर एल्टीट्यूड का इंपैक्ट नहीं पड़ता तो माउंटेनियर्स को इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप माउंटेनियरिंग के लिए या हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आप एंटर करते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाना शुरू करते हैं प्रेशर बहुत कम होने लगता है, एयर बहुत स्पार्स और बहुत थिन होने लगता है। एक एग्जांपल देखिएगा, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे क्वेश्चन लगाया हुआ है, यू आर एट 17,586
6 फीट की ऊंचाई पे हैं, डू नॉट एक्सर्ट, आप इसके ऊपर बहुत जाने की कोशिश मत कीजिए। मोर देन 20 मिनट से ज़्यादा टाइम मत बिताइए, क्योंकि आपके लंग्स के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा होगा, हवा बहुत ही थिन हो गई होगी और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ब्रीथलेस हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है। सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। आइज को सनलाइट से प्रोटेक्ट कीजिए, गॉगल्स पहनिए और बहुत ही अलर्ट रहिए। ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जब आप जाते हैं तो आपका होता क्या है, अब कोल्ड के चलते आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं आपके नोज में वो ड्राई हो सकते हैं और ब्लीडिंग हो सकती है उसमें से। सो हाई एल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। और एक छोटा सा एग्जांपल है, जब भी आप एसी ऑन करते हैं अपने घर का, रात भर सो के उठते हैं तो आप देखेंगे आपके हाथ पैर बड़े ड्राई से हो जाते हैं, आपके नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। सो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप हिमालय या किसी भी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पे जब ट्रैकिंग करेंगे तो कैसा होगा। ये नोटिस बोर्ड मैंने इसीलिए ऐड किया है सो दैट यू कैन कोरिलेट दिस क्वेश्चन विद दिस नोटिस बोर्ड। The main component of biogas, butane, ethylene, methane and propane. So the answer is methane is the main component पूछा है। आपसे मेन कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है, बाकी नॉट ऑल कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट में ये बायोगैस प्लांट मैंने आपको दिखाया है। अपने आसपास उड़ीसा में आप झांक के देखेंगे तो बहुत जगह आपको बायोगैस प्लांट देखने को मिल जाएगा। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो आपका मीथेन होता है, 55 to 70% मीथेन होता है, CO2 30 to 45% होता है, सम ट्रेसेस ऑफ गैसेस सच एज H2S एंड अमोनिया भी होते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया था मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस मीथेन है 55 to 70%। बायोगैस कॉम्पोजिशन का डेटा दिया है, मीथेन अप टू 60%, कार्बन डाइऑक्साइड अप टू 40%, अदर गैसेस इज 1%। नाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसमें जो सब एटॉमिक वर्ड है इसको लेके बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग गया था। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या ऑल ऑफ दीज, या कुछ नया कुछ होता है? सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। न्यूट्रॉन नो चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको जांचने की, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये बचपन से जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस बिकॉज इट बाइंड्स टू डाइजेस्टिव हार्मोन्स। क्या ये डाइजेस्टिव हार्मोन्स के साथ रिएक्ट करता है? क्या ये लंग्स को डैमेज करता है? क्या ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है? क्या ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है? चलिए, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में बहुत से लोग कार का शीशा ऊपर कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं और उसके बाद से कुछ घंटों बाद पता चलता है दे आर फाउंड डेड। ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, आपके शहर में भी हुए होंगे और हमारे शहर में भी हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते किसी की जान चले जाना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये है कि इसका न तो कोई सुगंध होता है, न कोई दुर्गंध होता है और न ही आप इसको देख सकते हैं। सो बहुत मुश्किल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करना। सिर्फ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के साथ ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड्स को क्या करते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सीजन आपके ब्रेन को अगर सप्लाई नहीं होगा कुछ मिनट से ज्यादा, सो इट मे लीड टू नेगेटिव रेपरकशन। ब्रीदिंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस, द ऑक्सीजन लेवल टिश्यू जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेन करता है और ये क्या करता है? इसको ऑक्सीजन सप्लाई को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, जिसके चलते कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की घटना के चलते कई बार जान चली जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते विदाउट इक्विपमेंट्स, विदाउट सोफिस्टिकेटेड apparatus. So carbon monoxide is a poisonous gas because it binds to hemoglobin. देख लीजिए, नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि ऑक्सीजन डिलीवरी को इंपैक्ट करता है नेगेटिवली। हीमोग्लोबिन जो है अपने ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन सप्लाई को इंपैक्ट करता है नेगेटिवली। ब्रीदिंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस, ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू इज रिड्यूस्ड, जिसके चलते आपका डेथ हो सकता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट अ सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा नहीं है? पीवीसी, नाइलॉन, पॉलिस्टरीन और रेजिन। सिंथेटिक पॉलीमर सब कुछ है, पीवीसी, नाइलॉन, पॉलिस्टरीन, लेकिन रेजिन क्या होता है? इस क्वेश्चन को भी लेके स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो गए थे। एक बार देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स में क्या आता है आपका? रबर देख लीजिए, वूल देख लीजिए, सेल्यूलोज, ये सारे आपके नेचुरल पॉलीमर्स हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स में आप देखेंगे नाइलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलिस्टर है, एपॉक्सी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस किया है नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स के बीच में। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में आप हमेशा देखते हैं, राइट। एक बार ये देखिए, ये है रेजिन, ये है रेजिन, पेड़ों से निकलने वाला ये लासा टाइप का चीज है, सबस्टेंस है, एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चिपकती हैं। हम बचपन में क्या करते थे, इसमें ये जो रेजिन निकलता था पेड़ों से उसको ले आते थे और उसे कागज चिपका लेते थे या कोई चीज चिपका लेते थे या दीवारों पे उसको साट देते थे, ठीक है। तो ये रहा नेचुरल, तो ये सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, ये नेचुरल पॉलीमर है। हेंस रेजिन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बी स्टिंग कॉजेज अ सीवियर पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी बहुत ही कंफ्यूजन में डालने वाला था। अब चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये रहा बी स्टिंग, ठीक है। मधुमक्खी ने कभी आपको डंक मारा हो तो शायद पता होगा। ये स्टिंग इसमें छूट जाता है, बाद में आपको स्टिंग निकालना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इज द कॉमन नेम यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड और मेथनोइक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड और मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। जनरली फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? स्टिंग ऑफ बीटल्स, बाइट्स, बीटल बाइट्स, एंड्स एंड स्टिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स में आपको मेथनोइक एसिड मिलेगा। सो ये आंसर जो होगा दैट विल बी मेथनोइक एसिड। अब चलते हैं। एल्बिनिज्म इज द कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ AN, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, मेटल। एल्बिनिज्म अगर देखा जाए तो बहुत से लोग अगर फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आता है विटामिन की तरफ नहीं जाएगा, मेटल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब क्वेश्चन होता है हार्मोन एंड एंजाइम। अगर आपने तुक्का लगाया है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत से लोग, अगर आपने गेस भी किया है, ब्लाइंड शॉट भी मारा है, सो यू विल गो फॉर हार्मोन्स नॉट फॉर एंजाइम्स। अब चलते हैं। ये रहा एल्बिनिज्म का एग्जाम्पल। एल्बिनिज्म सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज में ही आप नहीं देखेंगे, आप एनिमल स्पीशीज में भी आपको देखने को मिल जाएगा एल्बिनिज्म। ये देख लीजिए, एल्बिनिज्म का एग्जाम्पल है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे अपने आसपास। व्हाट कॉजेज एल्बिनिज्म? A defect in one of several genes that produces or distribute melanin causes albinism. So genetic disorder है ये पेरेंट से बच्चों को ट्रांसफर होता है जेनेटिकली। और ये क्या, मेलानिन, मेनली आपके जो स्किन का कलर है वो मेलानिन से डिसाइड होता है। लेकिन जब एल्बिनिज्म के केस में देखा जाए तो जो बहुत से जीन होते हैं उसमें कुछ जीन डिफेक्टेड होते हैं और जो मेलानिन बनाने वाला जो पोर्शन है वो डिफेक्ट होता है, जिसके चलते बच्चा बिल्कुल एकदम वाइट सा होता है। वो गोरा बच्चा नहीं है, वो स्किन बिल्कुल ऐसे वाइट है, क्योंकि इनके बॉडी में मेलानिन बनाने वाला जो सब्सटेंस है वो है ही नहीं। द डिफेक्ट में रिजल्ट इन एब्सेंस ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन और अ रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन, जिसके चलते आपका स्किन वाइट होगा। Defective gene passes down from both parents to child and leads to albinism. Most common cause of albinism is an interruption in the functioning of enzyme tyrosinase. So ये एंजाइम है टायरोसाइनेज जो कि इसको इम्पैक्ट करता है। तो एल्बिनिज्म इज नॉट इम्पैक्ट रिलेटेड टू हार्मोन ओनली, इट इज रिलेटेड टू एंजाइम जिसका नाम है टायरोसाइनेज, और ये आपके बायोलॉजी में मिल जाएगा, बायोलॉजी 12th की बुक में। In ballpoint pens, dyes used are water-based, alcohol-based, glycerine-based और oil-based. क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला है, बट इट इज नॉट वाटर-बेस्ड। वाटर-बेस्ड तो होगा ही नहीं, अल्कोहल-बेस्ड भी नहीं होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ग्लिसरीन-बेस्ड भी नहीं होगा, ऑयल-बेस्ड होगा। आप एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन में जो डाइज यूज किए जाते हैं, दे आर ट्राईएथिल टायरिल मिथेन और एसिड डाइज हैं जो कि डियाजो कंपाउंड से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। डाइयोजिन इज ऑल्सो यूज्ड इन रेड लिंक में यूज किया जाता है। ऑयल बेस्ड इनके डाइज होते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं जब आप पेन पेपर पे यूज करते हैं। लेस स्मजिंग, इनके
आपने लिखते समय मान लीजिए आपने तुरंत कोई अल्फाबेट लिखा है फाउंटेन पेन से और उस पे हाथ लग गया तो क्या होता है, वो बिखर जाता है, वो गंदा हो जाता है। फिर उसको आप रबर से इरेज नहीं कर सकते क्योंकि वो पेंसिल का रिटन नहीं है। इस ऑयल बेस्ड डाइस के चलते होता क्या है, जैसे ही आप पेपर पे लिखते हैं ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इसके ब्लर होने के, स्मज होने के चांसेस कम होते हैं। सिंस द इंक इज थिक, बॉल पॉइंट पेन लेस इंक में बहुत लंबी दूरी तक लिख सकते हैं। दूरी का मतलब किलोमीटर्स में नहीं, आपके कॉपीज में बहुत लंबे समय तक एक बॉल पॉइंट पेन काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट डेविएटेड बाय ग्लास प्रिज्म। इसका सीधा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, ट्रेन के सिग्नल्स को देखेंगे तो ट्रेन के सिग्नल्स में हमेशा रेड क्यों यूज किया जाता है एज अ वार्निंग सिग्नल, या स्टॉप का सिग्नल रेड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि रेड लीस्ट डेविएटेड है, बहुत दूर से आपको रेड दिखाई देगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो वॉयलेट भी यूज किया जा सकता था, ऑरेंज यूज किया जा सकता था, ग्रीन यूज किया जा सकता था। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे देखेंगे तो ऑरेंज और येलो लाइट बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है ट्रैफिक सिग्नल में, रेड लाइट बहुत इजीली दिखाई देता है और ग्रीन लाइट भी दिखाई देता है। बट अगर लीस्ट डेविएटेड, जो बिल्कुल भी बहुत कम डेविएट करता है प्रिज्म में, तो उसमें अगर देखेंगे तो रेड इज द लीस्ट डेविएटेड रेड, और मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट में देखने को मिलता है। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, और ये है स्पेक्ट्रम, ये वेबक्योर है। तो अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स द व्हाइट लाइट इनटू लाइट्स ऑफ 7 कलर्स। हमने बचपन से वेबक्योर के बारे में पढ़ा था, प्रिज्म के बारे में पढ़ा था, और ये रहा लीस्ट डेविएशन फ्रॉम रेड एंड मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम वॉयलेट। सो ये आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे लगता है कि आपको शायद ये पसंद